चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ब्रिटिश राज, ब्रिटिश शासन के या ब्रिटिश राज के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की जब हम बात करेंगे तो उसमें जो आंसर होगा वो होगा आर्मी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 3 पिलर्स या 3 स्तंभ बताए हैं ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के। सबसे पहला है सिविल सर्विस, दूसरा है आर्मी और तीसरा जो है वो है पुलिस। ठीक है, तो हमने सिविल सर्विस के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे आर्मी के ऊपर। ठीक है, किसके समय पर? ब्रिटिश राज या ब्रिटिश शासन के समय पर। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सेना को जाना जाता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, तो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट डन बाय द आर्मी ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन है आर्मी का सबसे पहला जो मेन कार्य हमें देखने को मिलता है वो ये है कि यह भारतीय शक्तियों को जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण औजार बनी थी, या एक महत्वपूर्ण कार्य इसने किया था। ठीक है, टू कंट्रोल या टू कॉन्कर ऑन इंडियन पावर्स। ठीक है, टू कंट्रोल ऑन इंडियन पावर्स, भारतीय शक्तियों को, इट मींस कि भारतीय रूलर्स को, भारतीय राजाओं को, भारतीय शासकों को हराने में सबसे महत्वपूर्ण रोल ही अगर किसी ने निभाया था तो वो कौन थी? वो थी ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं टू कॉन्कर या टू गेट विक्ट्री ऑन ठीक है, भारतीय शासकों पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण औजार जो थी ब्रिटिशर्स के पास वो थी ब्रिटिश आर्मी। जैसे कि जब मराठों पर विजय पाई गई, ठीक है ना, अगर हम बात करें साउथ में मैसूर पर जो विजय मिली है, या फिर फ्रांसीसियों पर जो विजय मिली है, केलकटा में जो विजय मिली है, या बंगाल में जो विजय मिली है ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, तो इन सभी विजयों, इन सभी विक्ट्रीज को हासिल करने के पीछे जो मेन जो सोर्स है वो क्या है? वो है ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, और ये जो ब्रिटिश आर्मी है इसमें ज्यादातर इंडियंस ही हैं। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स उतने ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा कौन है? इंडियंस है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो दूसरा यह है कि विदेशी प्रतिद्वंदियों से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने के लिए। ठीक है, विदेशी प्रतिद्वंदियों से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम द फॉरेन राइवल्स। ठीक है, तो जितने भी विदेशी प्रतिद्वंदी हैं, विदेशी राइवल्स हैं, उनसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भी कौन थी? तो ब्रिटिश आर्मी ने ही प्रोटेक्ट किया है ब्रिटिश एम्पायर को। देखिएगा, जैसे हम बात करें पोर्तुगीज की या डचों की या फिर फ्रांसीसियों के साथ जो इनकी प्रतिद्वंदिताएं हुई, जो संघर्ष हुए हैं, उन सब में ब्रिटिशर्स को जो विजय मिली उसके पीछे का कारण था ब्रिटिश आर्मी। ठीक है ना, तो पुर्तगालियों को हराया है ड्यूरिंग द बैटल ऑफ स्वाली, जो 1612 में लड़ा गया था सूरत के पास। ठीक है, और अगर हम बात करें डचों की तो आप लोगों को पता है 1759 में बैटल ऑफ बेदरा लड़ा गया था। ठीक है ना, और बैटल ऑफ बेदरा जिसे बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है और बैटल ऑफ चुनसुरा भी कहा जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली को बैटल ऑफ सूरत भी कहा जाता है। तो इन युद्धों में पराजित किया। इसके अलावा फ्रांसीसियों को जो हराया है वो बैटल ऑफ जो कार्नेटिक बैटल्स हुए हैं, जो कार्नेटिक वॉर्स हुए हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर, या हम बोल सकते हैं 3 कार्नेटिक वॉर्स। उन 3 कार्नेटिक युद्धों में पराजित हुई है फ्रेंच सेना बाय द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, अब ये कब कब हुए थे? तो ये जो युद्ध थे ये युद्ध हुए थे 1746, तो 1746 से ना 1746 से पहला युद्ध 1748 तक चलता है, सेकंड 1749 से 1754 तक चलता है, और तीसरा 1758 से 1763 तक चलता है। ठीक है, तो इन सारे युद्धों में इन विदेशी प्रतिद्वंदियों को जो हराया है वो हराया है किसने? ब्रिटिश आर्मी ने। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम द फॉरेन राइवल्स। ठीक है, तीसरा और इंपॉर्टेंट फंक्शन ये था कि भारत में हमेशा अपराइजिंग हुआ करती थी, भारत में हमें हर समय रिवोल्ट हुआ करते थे, और उन रिवोल्ट से भी ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने का काम ही किसने किया है? ब्रिटिश आर्मी ने किया। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सदा
आंतरिक विद्रोह के खतरे से ब्रिटिश प्रभुसत्ता को बचाए रखना, यह भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था। इट मींस कि टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश एम्पायर या टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश सोवर्निटी फ्रॉम द इंटरनल अपराइजिंग, या फिर इंटरनल जो रिवोल्ट्स हुए हैं उनसे ब्रिटिश सोवर्निटी या ब्रिटिश प्रभुसत्ता को, ब्रिटिश शासन को क्या करे रखना, बनाए रखना। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को 3 फंक्शन बताए हैं। तीसरा जो फंक्शन है वो ये है कि टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश सोवर्निटी ठीक है। तो तीसरा फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश सोवर्निटी फ्रॉम इंटरनल अपराइजिंग, जो आंतरिक विद्रोह हैं, जो आंतरिक आंदोलन हुए हैं, उनसे भी ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश प्रभुसत्ता को बचाए रखने का काम ब्रिटिश आर्मी का था। ठीक है। इसके अलावा देखिए एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा भी करने के लिए ब्रिटिश आर्मी ही थी, जो एशिया और अफ्रीका में भी, देखिए एशिया में सिर्फ इंडिया ही नहीं था, एशिया में म्यांमार को जीता गया था। ठीक है। एशिया में बांग्लादेश, हालांकि इंडिया का पार्ट था, बट म्यांमार एक दूसरी टेरिटरी थी। इसके अलावा भी और एशिया की और कई कंट्रीज थी जहां पे ब्रिटिशर्स का नियंत्रण था। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में भी कुछ हिस्सों पर इनका कंट्रोल था, और अफ्रीका के कई कंट्रीज पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण था। तो इन देशों में भी ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्मी की ही थी। ठीक है। कंपनी की अधिकांश सेना भारतीय सिपाहियों की थी, जिन्हें मुख्य रूप से उन क्षेत्रों से भर्ती किया गया था जो आज के समय यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो ज्यादातर तो मैंने जैसे कि बताया इनिशियल लेवल पर ही कि सबसे ज्यादा जो इस सेना में थे वो इंडियंस ही थे, और इंडियंस जो लोग थे इन्हें खासतौर से कहां से लिया गया था, तो खासतौर से यूपी और बिहार। यूपी में जो अवध वाला क्षेत्र है ना, तो अवध के बारे में कहा जाता है कि वहां की जो पॉपुलेशन थी उसमें हर एक घर से एक व्यक्ति ब्रिटिश आर्मी में था, यानी आधी से ज्यादा जो जनसंख्या थी वो ब्रिटिश आर्मी में था। और इस जनसंख्या के जो लोग थे ना, अवध के जो लोग थे, ये मुख्य रूप से क्या काम करते थे, ये मुख्य रूप से खेतीहर किसान थे, ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स थे, ये लोग खेती करना जानते थे। और इन किसानों को यहाँ पे यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या बनाया गया, आर्मी में भर्ती कराया गया, इन्हें सेना में भर्ती कराया गया, इन्हें फौज में भर्ती कराया गया। ठीक है। तो ये जो सेना के लोग थे ना, ये खासतौर से किसान लोग ही थे। ठीक है। कहाँ के लोग थे, ये अवध और बिहार यानी यूपी और बिहार के लोग थे। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे 1857 की रिवोल्ट में, अगर हम बात करें उस समय फौज में 3,11,400 सैनिक हुआ करते थे। 3,11,400, 3,11,400 सैनिक थे। लेकिन उसमें इंडियंस की अगर बात करें, इंडियंस की संख्या की बात करें तो 2,65,900, 2,65,900 इंडियंस थे। ठीक है। तो ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगर टोटल की टोटल ब्रिटिश आर्मी की बात की जाए तो कुल जो ब्रिटिश आर्मी थी वो 3,11,400 थी, 3,11,400। ठीक है। 3,11,400। लेकिन इसमें इंडियंस की नंबर कितने थे, तो इंडियंस जो थे वो 2,65,900। ठीक है। तो इस तरह से इंडियंस इतनी ज्यादा संख्या में थे, लेकिन इन इंडियंस को ना कोई बहुत बड़े पोस्ट पर नहीं अपॉइंट किया जाता था। इनके के बारे में अगर कहा जाए तो इसके जो ऑफिसर निश्चित रूप से जो थे, कॉर्नवालिस के जमाने से ही जो ऑफिसर थे वो सब के सब क्या थे, अंग्रेज होते थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस ऑल द ऑफिसर्स इन ब्रिटिश आर्मी वर डेफिनेटली ब्रिटिशर्स, या डेफिनेटली वो अंग्रेज ही होंगे। ये नियम बनाया हुआ था कि जितने भी ऑफिसर थे वो सब ब्रिटिशर्स थे, और जितने भी सैनिक थे वो सब इंडियन थे। इसलिए आप लोग देखते हैं कि सेना, अब देखिए सैनिकों को ज्यादा भर्ती करना पड़ता था, और इसीलिए इतनी संख्या में तो ब्रिटिशर्स थे नहीं, इसलिए ज्यादातर सैनिक जो थे इंडियंस थे, 2,65,900। और जो बाकी के बचे हुए थे ना, वो खासतौर से ऑफिसर्स थे आर्मी में, जो उसकी सारे के सारे कौन थे, ब्रिटिश थे। ठीक है। 1856 में सेना में केवल 3 ऐसे भारतीय थे, ओनली 3 इंडियंस, जिनको 300 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। ठीक है। ड्यूरिंग
द टाइम ऑफ 1856 1856 तक ओनली 3 इंडियंस गेट पेमेंट 300 पर मंथ। तो सेना में सिर्फ 3 ऐसे भारतीय थे जिन्हें सैलरी दी जाती थी कितनी, 300 रुपए प्रति माह तक पाने वाले सिर्फ 3 ही भारतीय थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंडियंस को हमेशा दूर रखा जाता था बड़े बड़े पदों पर। जैसे जब हमने बात की सिविल सर्विसेज की, तो उसमें भी हमने देखा कि कॉर्नवालिस के टाइम से ही सिविल सर्विसेज की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि इंडियंस को इससे दूर रखा जाता था, ठीक है ना। और उसमें नियम भी ये था कि 500 पाउंड अगर एनुअल पेमेंट की अगर बात करें, अगर एनुअल पेमेंट किसी भी पोस्ट पर 500 पाउंड है तो उस पोस्ट पर या उससे ज्यादा है तो उस पोस्ट पर इंडियंस को कभी भी नहीं रखा जाएगा। इससे कम सैलरी पर ही इंडियंस को रखा जाता था। तो बड़े पदों पर ना तो सिविल सर्विस में रखा जाता था, ना आर्मी में, ना पुलिस में, और बाकी किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में इंडियंस को ऊंचे पदों पर नहीं रखने की पॉलिसी को ब्रिटिशर्स ने फॉलो किया था, ठीक है। सबसे ऊंचा भारतीय अफसर एक सूबेदार होता था आर्मी में। अगर सबसे बड़ा ऑफिसर है, अगर वो इंडियन है, तो इंडियन सबसे ज्यादा ऊंची पद पर अगर जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सूबेदार की पोस्ट पर ही क्या कर सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ गया है कि इंडियन जो है वो आर्मी में सबसे ज्यादा हाई पोस्ट जो हो सकती है इंडियंस की, वो क्या हो सकती है, तो वो हो सकती है सूबेदार। इंडियन आर्मी में सिर्फ सूबेदार तक की हाईएस्ट पोस्ट को अचीव कर सकते थे। इंडियंस कैन अचीव सूबेदार इन आर्मी द हाईएस्ट पोस्ट फॉर इंडियंस, ठीक है। इन आर्मी द हाईएस्ट पोस्ट फॉर इंडियंस वाज सूबेदार। तो भारतीयों के लिए सेना में सबसे हाईएस्ट पोस्ट ही कौन सी थी, तो आंसर आप लोगों का मिलेगा कौन सा, सूबेदार, ठीक है। ये रूल, ये पॉलिसी को अप्लाई किया जाता था। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को काम में लगाना पड़ता था क्योंकि ब्रिटिश सैनिक अपेक्षाकृत अधिक खर्चीले थे। तो इंडियंस सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों को बड़ी संख्या में डालना पड़ता था सेना में। बड़ी संख्या में इंडियन सोल्जर्स को ही क्यों डालना पड़ता था, क्योंकि आर्मी में अगर ब्रिटिश सोल्जर की अगर बात करें, ब्रिटिश सैनिक की अगर बात करें, तो वो ज्यादा खर्चीला था, उसके ऊपर ज्यादा एक्सपेंडिचर लगाना पड़ता था, उसको ज्यादा सैलरी देना पड़ती थी। जबकि इंडियन सोल्जर्स कम सैलरी पर काम करने के लिए रेडी थे, ठीक है ना। भारतीय सैनिक कम सैलरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इस तरह से ना ज्यादातर जो सोल्जर्स थे वो सब इंडियंस हुआ करते थे, लेकिन उनके जो ऑफिसर्स थे वो सब ब्रिटेन के ऑफिसर्स थे, अंग्रेज ऑफिसर थे। और इंडियन सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट पर अगर जा सकते थे आर्मी में, तो वो किस पोस्ट पर, सूबेदार की पोस्ट पर, ठीक है। देखिए, इसके पीछे का एक कारण ये था कि ब्रिटेन की ना इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ही नहीं थी, वहां की जनसंख्या ही इतनी कम थी कि वो इतने ज्यादा सोल्जर्स को इंडिया को जीतने के लिए प्रोवाइड नहीं करा सकते थे, ठीक है। तो एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्रिटेन की जनसंख्या इतनी कम थी कि वो इतने बड़ी संख्या में सोल्जर्स इंडिया में नहीं डाल सकते थे कि वो इंडिया को कॉन्कर कर पाए, इंडिया को जीत पाए, ठीक है। इसलिए ब्रिटिश फोर्स में आप लोग देख रहे हैं कि ड्यूरिंग 1857 इंडियंस की संख्या 2,65,900 हुआ करती थी। यानी इंडियंस की ही आर्मी पर डिपेंड थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य इंडियंस के सपोर्ट से ही चलता था। अब आप ये देखें कि संतुलन के लिए, बैलेंस के लिए फौज के सारे ऑफिसर अंग्रेज रखे जाते थे और भारतीय सैनिकों को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को एक निश्चित संख्या में रखा जाता था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को पता था कि इंडियंस तो लो पोस्ट पर हैं, सोल्जर की पोस्ट पर हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए जितने अमाउंट में हमें ब्रिटिश सोल्जर चाहिए हैं, उतने ब्रिटिश ऑफिसर चाहिए हैं, उतने तो ब्रिटिश ऑफिसर सेना में हुआ करते थे, ठीक है। टू कंट्रोल या फिर बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, बैलेंस या संतुलन रखने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर उतनी संख्या में रखे जाते थे कि वो इंडियन सोल्जर्स को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, उन्हें सर्कुलेट कर सके, उन्हें डायरेक्ट कर सके, ठीक है, निर्देश दे सके। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, संतुलन के लिए फौज के सारे अफसर अंग्रेज रखे जाते थे और भारतीय सैनिकों को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को एक निश्चित संख्या में रखा जाता था। अब इस पर बड़ा, देखिए, ये एक बहुत बड़ी मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात है। ये एक बहुत ही बड़ा बंडर है कि आप ये समझें कि एक ऐसी फोर्स के बल पर, एक ऐसी सेना के बल पर मुट्ठी भर इन विदेशियों ने भारत पर क्या करके रखा था, 200 सालों तक कब्जा करके रखा था। किसके बल पर? एक ऐसी सेना के बल पर जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में कौन थे? इंडियंस थे। तो ये काफी आश्चर्यचकित करता है कि मुट्ठी भर विदेशी ऐसी फौज के जरिए भारत को जीतने और नियंत्रित करने में सफल हो गए या सफल हो सके जिसमें भारतीयों का ही क्या था? बहुमत था।
तो मुट्ठी भर विदेशी, क्योंकि अंग्रेज जब इंडिया में आए थे तो काफी कम संख्या में थे, धीरे धीरे उनकी संख्या हालांकि बढ़ी, पर हम इंडियंस के मुकाबले हम बोल सकते हैं कि सिर्फ मुट्ठी भर विदेशी इंडिया को इतने सालों तक बस में कर पाए, इंडिया को इतने सालों तक अपना गुलाम बना के रख सके। और ऐसी सेना के बल पर, ऐसी आर्मी के बल पर जिसमें बहुमत किसका था, इंडियंस का था। उसके पीछे क्या कारण थे, उसके पीछे के बेसिक कारण क्या है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। बाकी आंसर आप लोगों के दिमाग में खुद ही क्लियर होना चाहिए कि इंडियंस को उतना ऑब्वियसली उतने ज्यादा जागरूक नहीं हुए थे इंडियंस उस समय पर, भारतीय उतने ज्यादा जागरूक नहीं थे, सेना में और पुलिस में जो ऑफिसर्स थे वो उतने ज्यादा जागरूक नहीं थे। कुछ ऐसी कमियां थी, कुछ ऐसी बेसिक या फंडामेंटल लेक्स था इंडियंस में, जिसके कारण ये लोग कुछ कर नहीं पाए उस टाइम पर, ब्रिटिशर्स के खिलाफ उस समय पर अपराइजिंग नहीं हो पाया, रिवोल्ट नहीं हो पाया। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुछ विदेशी या मुट्ठी भर विदेशी एक ऐसी सेना के बल पर, एक ऐसी सेना के दम पर इंडिया को इतने समय तक किस तरह से कंट्रोल में कर पाए या कैसे कंट्रोल में कर पाए, उसके पीछे का कारण क्या है। इन ऑफिसर्स ने, इन सेना के सिपाहियों ने रिवोल्ट आखिर क्यों नहीं किया। 1856-7 में जब रिवोल्ट हुआ 1857 में, तो वो आर्मी के द्वारा किया गया ही रिवोल्ट था, सेना ने ही रिवोल्ट किया था। 1857 का रिवोल्ट इनिशियल लेवल पर फर्स्ट सबसे पहले जो था वो सेना का ही रिवोल्ट था। तो सेना एक महत्वपूर्ण सेक्टर था ब्रिटिश शासन के समय पर। तो ये क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि आखिर मुट्ठी भर विदेशी एक ऐसी सेना के बल पर इंडिया पर इतने समय तक रूल कर पाए हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो उसके पीछे दो सबसे इंपॉर्टेंट या फंडामेंटल रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है, एक और उस समय देश में आधुनिक राष्ट्रीयता का क्या था, अभाव था। ठीक है, लेक ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडियंस। तो मॉडर्न नेशनलिज्म का क्या है, लेक है, लेक ऑफ या लेकनेस ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। राष्ट्रीयता या राष्ट्रभक्ति की जो भावना है, जब व्यक्ति के अंदर अपने राष्ट्र के प्रेम की जब भावना होगी तब तो वो कुछ करेगा ना। और जब उसके अंदर किसी राष्ट्र की, किसी देश की के प्रति अगर कोई फीलिंग ही नहीं है, तो वो तो सिर्फ एक काम कर रहा है और उसे काम के लिए सैलरी मिल रही है, उसे अपने देश का कोई मतलब ही नहीं है, उसे ये फीलिंग ही नहीं है कि एक अपना देश है, अपनी एक जमीन है, अपने को उस देश के लिए काम करना है। यदि ये फीलिंग ही नहीं है तो उसे क्या मतलब किसी चीज से। ठीक है, तो उस समय के जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश सेना में, उन्हें इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि नेशनलिज्म आया ही नहीं था उस समय तक, इंडियंस में राष्ट्रीय भक्ति की भावना आई नहीं थी, राष्ट्र प्रेम की भावना आई ही नहीं थी। ठीक है, अगर उनके अंदर राष्ट्रभक्ति थी भी अगर, तो वो एक छोटे छोटे हिस्सों के लिए थी, छोटे छोटे रियासतों को लेकर थी। ठीक है, और उन्हें तो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों के अंदर, उन सोल्जर्स के अंदर जो ब्रिटिश सेना में थे, उन सोल्जर्स में राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं थी, देश प्रेम की भावना उस समय नहीं थी, क्योंकि देश का कंसेप्ट नहीं था। देखिए, नेशनलिज्म की जो भावना है ना, राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, वो धीरे धीरे इंडियंस में डेवलप हुई है, वो धीरे धीरे डेवलप की गई है, और उसके पीछे भी ब्रिटिशर्स का ही हाथ है। ठीक है, अंग्रेजों ने जो एक्टिविटी की, अंग्रेजों ने जो कुछ ऐसे कदम उठाए, और उन कदम के कारण, उन एक्टिविटीज के कारण, उन इवेंट्स के कारण इंडियंस में राष्ट्रभक्ति की भावना का उद्गम होना शुरू हुआ। इन इवेंट्स में सबसे पहला जो है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है, वो एक ये माना जाता है कि इल्वर्ट बिल जो केस हुआ था, इल्वर्ट बिल जो विवाद हुआ था। ठीक है, तो इल्वर्ट बिल केस के समय इंडियंस में नेशनलिज्म की भावना जो है वो डेवलप हुई। इसके अलावा जब बंगाल का डिवीजन किया गया, जब बंगाल का विभाजन किया गया, तो ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन करने के बाद भी इंडियंस में नेशनलिज्म की भावनाएं पैदा हुई थी। तो राष्ट्रभक्ति की या राष्ट्रहित की जो भावना थी वो इंडियंस में उस समय पर नहीं थी। इसीलिए इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली ही काम करते थे। उनके अंदर किसी तरह का कोई गम नहीं था, कोई दुख नहीं था। जब वो मराठों से लड़े ड्यूरिंग द एंग्लो मराठा वॉर, जब वो पंजाबियों या सिखों से लड़े ड्यूरिंग द एंग्लो सिख वॉर, जो आप लोगों ने देखा 1845 से 46 फर्स्ट हुआ, और फिर 48 से 49 हुआ। तो ये जो 2 एंग्लो सिख वॉर हुए हैं, 4 एंग्लो मराठा वॉर हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं, 3 एंग्लो मैसूर वॉर हमने डिस्कस किए। इसके अलावा कई सारी ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर्स को, इंडियंस को ही मारा है, और उस
फोर्स के जरिए मारा है, जिस फोर्स में ज्यादातर इंडियंस ही हैं। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि इसके पीछे का कारण यह था कि जो सोल्जर ब्रिटिश आर्मी में था उसके अंदर क्या चीज नहीं थी, उसके अंदर अपने देश के लिए राष्ट्रीय भक्ति की भावना ही नहीं थी, उसके अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना ही नहीं थी। इसीलिए उस सोल्जर को दुख नहीं हुआ जब उसने मराठियों से युद्ध लड़ा, जब उसने सिखों से युद्ध लड़ा ड्यूरिंग द एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, तो एक कारण यह है जो आप लोगों को क्लियर हो गया है, लेकनेस ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। दूसरी कारण या दूसरा मेन रीजन अगर बात की जाए तो दूसरी ओर भारतीय सैनिक की यह बहुत पुरानी परंपरा रही थी कि वह जिससे वेतन पाता था उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करता था। ठीक है, देखिए इंडियंस काफी ऑनेस्ट लोग थे, आज भी हैं, पहले भी थे, तो ऑनेस्टी काफी ज्यादा हद तक थी। और ये एक विचारधारा थी इंडियंस में कि अगर हमने किसी से वेतन लिया है, अगर हमने किसी से सैलरी ली है, तो हम काफी निष्ठापूर्वक, काफी फेथफुली उसके लिए काम करते थे। एक नमक हलाली का कंसेप्ट चलता था कि अगर हमने किसी का नमक खाया है तो हम उसकी नमक हरामी नहीं कर सकते हैं, हम उसके नमक हलाल होकर उसके लिए काफी ईमानदारी से काम करते थे। ये चीज हमारे अंदर शुरू से ही डेवलप थी। तो दूसरा कारण यह था कि भारतीय सैनिकों की यह बड़ी पुरानी परंपरा रही थी कि वह जिससे वेतन पाते हैं उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं। ठीक है, ये एक चीज थी। तो एक प्रकार से किसी भी प्रकार के रिवोल्ट की, किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी जो ब्रिटिशर्स के लिए नुकसानदायक हो, उन एक्टिविटी में इंडियंस नहीं पढ़ते थे। ठीक है, इंडियन सोल्जर्स नहीं पढ़ते थे, क्योंकि आखिरकार उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से वेतन मिला है, एक सैलरी मिली है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट और उस समय चलता था आमतौर से नमक हलाली का। ठीक है, तो नमक हलाली कहा जाता था उस समय। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो नमक हराम कहलाएगा, और नमक हराम कोई भी कहलाना नहीं चाहता था। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें भारतीय सैनिकों को, भारतीय सैनिक भाड़े का एक बढ़िया सिपाही था और कंपनी एक अच्छी वेतनदाता थी। ठीक है, तो भारतीय जो सोल्जर थे ना, इंडियन जो सोल्जर थे, वो भाड़े के अच्छे सोल्जर साबित हुए थे, यानी अच्छी सैलरी पर उन्हें एक अच्छे सोल्जर के रूप में ट्रेन किया जा सकता था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय एक अच्छी या कंटिन्यूअसली नियमित रूप से वेतन देने वाली कंपनी के रूप में जानी जा रही थी। ठीक है, तो ये अच्छे खासे इंडियन सोल्जर्स को ये लोग रिक्रूट कर पाए, क्योंकि अच्छा वेतन और नियमित रूप से वेतन मिल जाता था। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें भारतीय शासक या भारतीय सरदारों की, तो उस समय वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडियंस का तो लगातार शोषण हो ही रहा था, इंडियन रूलर्स का भी शोषण हो रहा था। तो वो लोग इतनी संख्या में इंडियन सोल्जर्स की आर्मी नहीं बना पा रहे थे, ना ही उन्हें कंटिन्यूअसली या नियमित रूप से वेतन देने योग्य वो थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, ब्रिटिश आर्मी के बारे में, ब्रिटिश सेना के बारे में। और ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश सेना के बारे में मैंने आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जो हमने कहे कि 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ब्रिटिश आर्मी ने इंडिया में किए हैं। ठीक है, और उन फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन ये था कि भारतीय शक्तियों को जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण औजार ही कौन थी, तो वो थी ब्रिटिश आर्मी। टू प्रोटेक्ट, टू कॉन्कर ऑन इंडियन पावर। दूसरा, जो फॉरेन राइवल्स थे उनसे अपने ब्रिटिश साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आर्मी का रोल था। तीसरा है कि हमेशा से जो इंडिया के इंटरनल रिवोल्ट थे, जो आंतरिक संघर्ष थे, जो षड्यंत्र थे, उनसे ब्रिटिश प्रभुसत्ता को बचाने का काम भी किसने किया है, ब्रिटिश आर्मी ने किया। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका के ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए भी इसी आर्मी की मदद ली जाती थी। ठीक है, कंपनी की सेना में अधिकांश भारतीय हुआ करते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। कंपनी की सेना में भारतीयों की संख्या मुख्य रूप से देखा जाए तो काफी ज्यादा थी, लेकिन ये जो सैनिक थे ये मुख्य रूप से यूपी और बिहार के क्षेत्रों से भर्ती कराए गए थे। ठीक है, आज के समय जो यूपी और बिहार वाला एरिया है वहां से इन सोल्जर्स को अपॉइंट किया गया था, क्योंकि ये लोग खासतौर से फार्मर्स या खेतीहर किसान हुआ करते थे। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 3,11,400 ब्रिटिश सोल्जर्स हुआ करते थे टोटल ब्रिटिश आर्मी में, लेकिन उनमें से 2,65,900 जो थे वो इंडियन सोल्जर्स थे। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द रूल ऑफ कॉर्नवालिस के जमाने से ही सेना में अंग्रेज ही ऑफिसर होगा, ब्रिटिश ही ऑफिसर होगा। इंडियंस की बात करें तो 1856 तक ऐसे ओनली 3 ही इंडियंस थे जिन्हें 300 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिला करती थी। इंडियंस हाईएस्ट पोस्ट पर जा सकता था अगर सेना में, आर्मी में, तो वो थी सूबेदार की पोस्ट। ठीक है, तो सूबेदार इज द हाईएस्ट पोस्ट फॉर इंडियंस इन आर्मी। आर्मी में सूबेदार सबसे ऊंचा पद था इंडियंस के लिए।
और मैक्सिमम जो सैलरी अगर हम बात करें 1856 तक तो 300 रुपीज पर मंथ वाले ओनली 3 इंडियंस ही ब्रिटिश आर्मी में हुआ करते थे। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को काम में रखा जाता था, ठीक है, तो बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को काम में लगाने की प्रथा थी, क्योंकि ब्रिटिश उतनी बड़ी संख्या में थे नहीं और वो काफी खर्चीले थे। ब्रिटिश सोल्जर्स की अगर बात करें तो इंडियंस के कंपेरेटिवली काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर में थे, काफी ज्यादा खर्चीले थे। और उस समय ना ब्रिटेन की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, ब्रिटेन की जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इंडिया जैसी कंट्री को जीतने के लिए ज्यादा अमाउंट में सोल्जर्स को इंडिया में डिप्लॉय कर सके, ठीक है। संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स या ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया जाता था सेना में, ताकि वो बैलेंस बना सके या इंडियन सोल्जर्स को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो इस बात में बड़ा ही हमें आश्चर्यजनक हम फील करते हैं, काफी आश्चर्य होता है कि आखिर कुछ मुट्ठी भर विदेशी उस सेना के बल पर, उस आर्मी के बल पर इतने बड़े देश को अपने बस में रख लेते हैं, जिस सेना में अधिकांश जो बहुमत है वो हमारे ही देश के लोगों का है। तो उसके पीछे का बेसिक कारण ही क्या होता है, तो उसके पीछे का मुख्य कारण है लेकनेस ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, क्योंकि इंडियंस में उस समय मॉडर्न नेशनलिज्म या आधुनिक देशभक्ति की भावना ही नहीं थी, ठीक है। जब भारतीय सोल्जर मराठों और सिखों से लड़े, मैसूर में लड़े और भी कई ऐसी टेरिटरीज में लड़े, लेकिन उन्हें कोई दुख ही नहीं हो रहा था कि वो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना ही नहीं थी। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि इंडियन सोल्जर अगर किसी से वेतन लेता था तो उसकी वो कभी नमक हरामी नहीं कर सकता था, उसके लिए वो निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कार्य किया करता था, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हमारे देश में शुरू से चला आ रहा था कि अगर किसी सोल्जर ने किसी से वेतन लिया तो उसके लिए वो हमेशा निष्ठापूर्वक कार्य करेगा, ठीक है। तो भारतीय जो सैनिक थे वो अच्छे खासे भाड़े के सैनिक साबित हो रहे थे और कंपनी की ओर से नियमित रूप से वेतन दिया जा रहा था। और उस समय इंडियन ऐसे सरदार या ऐसे रूलर नहीं थे जो इस तरह की एक्टिविटी उस समय पर कर पाए, क्योंकि उनका लगातार शोषण किया जा रहा था, उनके पास उतना रेवेन्यू उस समय पर नहीं हुआ करता था, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, हमने सेकंड पिलर के ऊपर बात कर ली। नाउ वी विल डिस्कस द 3 इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, दैट वाज द पुलिस। तो अब हम बात करेंगे पुलिस के बारे में या पॉलिस के बारे में। तो पुलिस जो था वो तीसरा और मुख्य स्तंभ था ब्रिटिश शासन का,